इस गांव के युवक ने सबको चौंका दिया। युवाओं में ऐसा राजनीतिक ज्ञान। दिल्ली में केजरीवाल का घमंड टूटा, उड़ीसा में नवीन पटनायक का घमंड टूटा और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का और राजस्थान में अशोक गहलोत का घमंड टूटा। वैसे आने वाले टाइम में ममता बनर्जी का भी घमंड टूटेगा। 2026 में जो बंगाल का चुनाव होगा उसमें इनका सुपरा साफ होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि मैं एट प्रेजेंट बिहार का हूं और बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है और एसआईआर सबसे पहले बिहार में हुआ, जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो बिहार में एसआईआर का ये फायदा हुआ कि जो एक्चुअल वोटर थे वो तो बचे रहे, जो घुसपैठिया अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या थे उनका वोट अधिकार काटा गया और 65 लाख लोगों को निष्कासित किया गया। और अफसोस की बात यह है कि उस 65 लाख में से एक भी वोटर आंदोलन करने के लिए नहीं आया। इसीलिए नहीं आंदोलन करने के लिए, वो सारे फर्जी थे। तो जैसे जैसे एसआईआर का प्रोसेस से देश में बढ़ेगा वैसे वैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर अधिकार को छीना जाएगा और वैसे वैसे देश में वामपंथी विचारधारा जो इस देश पे कायम और कब्जा करना चाहता है, ऐसे लोगों का ना सत्ता नहीं आएगा। आपको अभी लालू तेजस्वी या महागठबंधन का जो एक ठगबंधन के नाम से गठबंधन बना, वो 25 सीट पे सिमट गया। किसी का 6 सीट आ रहा है, उसका 6 विधायक भी ऐसा है कि वो कभी भी किसी गाड़ी पे बैठ करके जा सकता है बीजेपी के पास। तो जो चीजें एसआईआर कर रही है, आज एसआईआर अगर बिहार में हुई है तो विपक्ष वालों का सुपरा साफ हो गया बिहार से। कल पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगी तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ममता बनर्जी का भी सुपरा साफ होने वाला है, क्योंकि वहां पर यहाँ तो 65 लाख लोग हैं, वहां कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ लोग फर्जी वोटर वहां पर हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जिनको सीएए से दिक्कत है, जिनको एनआरसी से दिक्कत है, जिनको एनपीआर से दिक्कत है, जो सरकारी राशन पे तो पल रहे हैं लेकिन सरकार को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों का अधिकार समाप्त होना चाहिए और ऐसे लोगों को सरकारी राशन, सिर्फ एसआईआर एक प्रोसेस नहीं है। एसआईआर से उनके वोट अधिकार को सिर्फ ना छीना जाए बल्कि उनके सरकारी योजनाओं से नाम कटा जाए और सारे लोगों को जब तक सरकारी लिस्टें बाहर, अब तो आपको दिखेगा भी पश्चिम बंगाल में जैसे एसआईआर का नाम भी, अभी वहां पर एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लोग बॉर्डर के रास्ते भागना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए भागना शुरू कर चुके हैं कि एसआईआर के चक्कर में अगर रुके रहे, और हम तो हैं बांग्लादेशी, तो पता चले कि एसआईआर के एक तरफ से लिस्ट आ रहा है, दूसरी तरफ से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी तब। तो ये पश्चिम बंगाल एक ऐसे मुख्यमंत्री के कब्जे में है, चंगुल में है, जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, जहां पर यह कहा जाता है कि शाम को देर रात तक महिलाएं बाहर रहती है, इसीलिए महिला का रेप होता है। आप समझिए, उस देश में ऐसे भाषाओं का प्रयोग हो रहा है जिस देश में नारी को देवी कहा जाता है। यही ममता बनर्जी की सबसे आपको दुर्भाग्य की बात समझिए कि ये ममता बनर्जी रेपिस्ट को बचाने के लिए सड़क पे उतरती है। कभी ये एसआईआर के मुद्दे पर आज सरकार के योजनाओं को फेल करती है और सरकार के विरुद्ध जाकर के आज एसआईआर का विरोध कर रही है। एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर एसआईआर में के बाद जिनका नाम उस लिस्ट से कटा हुआ होगा वो लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करता पश्चिम बंगाल में उतर करके? वो लोग बिहार में क्यों प्रदर्शन नहीं करा? आज कम से कम 7 स्टेट में अभी जो रिसेंटली केंद्र की योजनाएं हैं कि 8 स्टेट में एसआईआर होगी, क्योंकि जहां जहां उड़ीसा लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, असम लीजिए या पश्चिम बंगाल लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, इन सारे स्टेट में अभी 4-5 साल के दरमियान चुनाव होने वाले हैं, 2-3 साल के अंतर्गत। तो जहां जहां एसआईआर होगा वहां जो एक्चुअल वोटर है, एक्चुअल नागरिक है, उनको उनका अधिकार मिलेगा, उनको मतदान का अधिकार होगा। आपको नहीं लगता ममता बनर्जी जनहित की बात कर रही है, जनता के हित की बात कर रही है, वहाँ की जो आवाम है उसके हित की बात कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और जो चुनाव आयोग वो तो सुन ही नहीं रहा। ममता बनर्जी जनहित की नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के हित की बात करती है। ये बांग्लादेश में के जितने रिश्तेदार हैं ये यूनुस को अपना सगा भाई बताते हैं, जिसने अभी जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को पर सजा सुनवाया है। ये जिस तरीके से बांग्लादेश में की चीजें हो रही है, वहाँ के लोगों को ट्रक भर भर के लाई है, पश्चिम बंगाल में वोटर बना करके बैठाई है। अब इनको डर हो गया है कि अगर केंद्र वाले एसआईआर करवा देंगे यहाँ पर तो यहाँ के वोटर जो हैं ये तो हमसे नाराज हैं, यहाँ के लोग तो चाहते हैं। आप भूल क्यों जाते हैं मुर्शिदाबाद का? आज से 4 महीने पहले मुर्शिदाबाद का घटना मत भूलिए कि किस तरीके से हिंदू पलायन करने पर मजबूर थे वहां पर, और कोई कोर्ट कानून काम नहीं करता था। जहां का स्टेट गवर्नमेंट उनके हाथ है, जहां के सारे लोग टीएमसी के गुंडे पल रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं होता है। अजय राय किनके नेता हैं? टीएमसी के, कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं है? कांग्रेस के नेताओं का मानना होता है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के स्थिति में ऐसा ये हो गया कि यहाँ पर कांग्रेस भी प्रचार करने से पहले डरती है। अच्छा, जो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो ये भी कहते हैं कि जो घुसपैठियां हैं वो यहाँ की जनता का हक मार रहे हैं, और आप युवा हैं तो सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इन घुसपैठियों को लेकर? कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? कैसे कड़ा एक्शन लेना चाहिए?
देखिए, सरकार को घुसपैठियों को लेकर के वही एक्शन लेना चाहिए जो आज से कुछ दिन पहले ट्रंप ने वीजा कैंसिल वाले लोगों पर लिया था। सर, यहाँ से जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी का SIR से नाम कट के आता है, जो इस देश के मूलभूत नागरिक नहीं है और दिन रात मोदी का सरकारी राशन लेकर के मोदी को सोशल मीडिया पर गाली देने का काम करते हैं, उनको यहाँ से हाथ में हथकड़ी और पैर में जंजीर लगा करके बांग्लादेश डिपोर्ट करना चाहिए। अगर इन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से मंदिरों पर पत्थरबाजी करते हैं, ये सरकार के खिलाफ आज मोदी जी के माताजी को, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के माताजी को गाली देने वाले कौन है, उनका जांच करिए ना, वो खुद आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलेंगे। इस देश में हम तो कहते हैं कि सेना जवान सुरक्षित है बॉर्डर पे। आज हम कहते हैं ना कि हम इसीलिए यहाँ पर बोल पा रहे हैं, हम यहाँ पर जी पा रहे हैं, आप इंटरव्यू ले पा रहे हैं, लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं क्योंकि सेना बॉर्डर पर है। उस सेनाओं से, उन लोगों से, उन वामपंथी विचारधारा के लोगों से हमें कौन बचाएगा जो इस देश में रहते हैं, जिसका आधार कार्ड भी इस देश का नहीं है। आजम खान जैसे लोग अगर इस देश में है भी तो दो आधार कार्ड और पैन कार्ड बना के बैठे हुए हैं। हम मानते हैं कि जो घुसपैठियां हैं, जो 5 करोड़ से ज्यादा इस देश में घुसपैठियां हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डेफिनेटली घुसपैठिए ही इस देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इस देश में पैदा होने वाले लोग अब्दुल हमीद और APJ अब्दुल कलाम बनते थे, जिनको सर्वधर्म का सम्मान होता था, जो गीता और सारी चीजों को फॉलो करते थे, कभी भगवान पर टीका टिप्पणी नहीं करते थे, जो तिलक भी लगाते थे, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान हुआ करते थे, जो कृष्ण के मधुर मुरली गुण को गुनगुनाते थे। और आज एक मुसलमान है, ये कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो ये वही घुसपैठिया बांग्लादेशी नहीं के, ये सिर्फ भारत देश के अंदर कब्जा कर नहीं रहे हैं, ये 5 करोड़ लोग देश के 15 करोड़ आबादियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और भारत को अगर सुरक्षित बनना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, भारत को अगर विकासशील बनना है, तो सबसे पहले इस बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसरा जाना चाहिए। और वैसे प्रदेश में चुनाव, आपको डरना क्यों है? ममता बनर्जी भी तो हिंदू है, ब्राह्मण भी है, बोलने में हमको अफसोस होता है और शर्म भी आता है, तो ममता बनर्जी को तो शर्म नहीं आती है। अगर आप इस देश के नागरिक और इस देश के चुने हुए लोग आपको विधानमंडल में भेजते हैं, तो आपका यह दायित्व है कि आप इस देश के नागरिकों के लिए खड़े रहें, ना कि बांग्लादेश में यूनुस के साथ आप जाए दिन और रात बिताने के लिए। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसा जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और सारे बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा जाए। देखिए, इस देश का युवा, इस देश का जनजी, जो कहा जाता है कि इस देश का युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी है इस देश को कहां तक लेके जाए, तो इस देश के युवाओं को पता है कि क्या करना है। ये नेपाल के जो प्रोटेस्ट को भारत के प्रोटेस्ट और बिहार के चुनाव में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिहार के लोगों ने इनको वोट के चोट से जवाब दिया है और इनके आंदोलन में कोई नहीं जा रहा है। ये तो कह रहे थे कि हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा करेंगे। और अफसोस की बात तो ये देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां इन्होंने भारत जोड़ा, वहां वहां इनके पार्टियों को लोगों ने तोड़ा। आज कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि जिस बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया करता था कांग्रेस, आज उस कांग्रेस को बिहार में 60 में से 6 सीट मिल रहा है, वो 6 सीट भी इनके बस में नहीं है। कोई बोलता है कि अगर 3-4 करोड़ मिल जाएगा तो चल जाएंगे इधर उधर, तो इनका तो जमानत जब्त है। और राहुल गांधी, मैं सीधा स्पष्ट कहूंगा कि भारत में मूलभूत, भारत में भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, मोदी को देश पसंद है, राहुल को विदेश पसंद है और तेजस्वी यादव को भैंस पसंद है। तो ये सारे चीज जो पसंद वाले लोग हैं, सब अपने अपने लोगों पर रोजगार कर रहे हैं, सब अपने चीजों पर काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों को काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी के रैली में और यात्रा में वही लोग शामिल होते हैं जिनको सोनिया गांधी में अपनी नानी नजर आती है, ऐसे लोग ही उनके यात्रा में शामिल होते हैं। हम इनके यात्रा से कोई लेना देना नहीं, इस देश की जनता उनके यात्रा में भले शामिल हो जाए 200-500 के लिए, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो एनडीए और मोदी जी को ही वोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश किनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आज राजद के जहां जहां ये रैली होते थे और कांग्रेस प्रत्याशी का रैली होता था, वहां भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई। जहां जहां राहुल गांधी रोजगार दो, पलायन को यात्रा करता था, जिस कन्हैया कुमार अपने बेगूसराय में 4-4 रैलियां करता था, वहां पर भी बेगूसराय में विधायक एनडीए का जीता। और आज बिहार चुनाव के बाद आपको सबसे बड़ी चीजें उपलब्धि यही दिखेगी कि जो सनातन के नाम पर संस्कार, संस्कृति और परंपरा के साथ चली, 25 साल में आज अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुन करके विधानसभा में बैठने का काम करे, और जो अश्लीलता को परोसने का काम करा, जो इस देश में भगवान को चुनौती देने का काम करा, जो इस देश के लोकतंत्र पर सवार करने का काम करा, जो इस देश के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को गाली देने का काम करा, उसका जमानत जब्त हो गया और खेसारी लाल अब मानसिक रोगी हो गया है। अब उसको चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इस बात का यह स्पष्ट है कि लोग आपको अश्लीलता को देखते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन आपको बिहार की गद्दी पर या इस देश की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी की हम बात करें, वो कांग्रेस 6 सीटें जीती, लगातार वो हार का सामना करना पड़ रहा है, वो लगातार युवाओं की बात करते हैं, तो राहुल गांधी कहाँ गलती कर रहे हैं? कहाँ आप युवा हैं तो क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर? वो लगातार हार रहे हैं। देखिए, मेरा एज 24-25 साल हो रहा है, तो हम युवा कह सकते हैं। यूथ को संविधान ने दिया है कि कौन यंगर है,
कौन ओल्ड है, कौन जनजी है, कौन क्या है, किनको कौन सीनियर सिटीजन है, कौन किसको कब पेंशन मिलनी चाहिए। ये सरकार ने भी योजनाएं लागू कर रखी है। राहुल गांधी आज भी युवा कहता है तो बिहार के लोगों ने क्या राहुल और उनकी टीम ऐसे अच्छी तरह जागरूक मतदाताओं को झूठे नैरेटिव से भ्रमित कर सकते हैं?